ये स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए इन लॉज को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व मीन कांस्टेंट, जो चेंज ना होता। तो इस लॉ को डिफाइन करने से पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने कंटेनर के अंदर आइस ली। आइस वाटर की सॉलिड स्टेट है। इस कंटेनर के साथ इसका हमने वेट कर दिया। इसको अगर हम रख देंगे तो ये आइस मेल्ट हो जाएगी। अब यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे कि आइस से वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इट मींस क्या है ये? फिजिकल चेंज। अब इसका दोबारा से वेट कर लेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों केस में मास सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज में मास में कोई चेंज नहीं होता। जितना मास इनिशियल स्टेट में था उतना ही फाइनल स्टेट में। एक एग्जांपल लिया हमने केमिकल चेंज का। एक ये ट्यूब है। इस ट्यूब के एक पार्ट में ले रखा हमने AgNO3 का सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और दूसरे में ले रखा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। हमने इस ट्यूब का वेट मेजर कर लिया और फिर इसको रोटेट कर दिया। रोटेट करने से क्या होगा? दोनों सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाएंगे और दोनों मिक्स होंगे तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। ये वाटर में इनसोल्यूबल है, इसलिए इसको हमने S सॉलिड लिखा है। हमने इसका पहले वेट किया था और आफ्टर केमिकल रिएक्शन दोबारा से वेट किया। हमने ऑब्जर्व किया कि मास में कोई चेंज नहीं है। तो हमने यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो मास है वो कंजर्व है, वो कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को न तो हम बना सकते हैं, न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इस लॉ की एक लिमिटेशंस है। ये लॉ सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में एप्लीकेबल है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता। क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शन? जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स इन्वॉल्व हो। और वो रिएक्शंस होती हैं जैसे न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। उनमें क्या होता है? रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो मास डिक्रीज हो जाता है। कहां जाता है वो मास? वो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। वहां कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम हो जाता है। तो उस केस में इस लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और तब इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्यों? क्योंकि वहां मास और एनर्जी का जो सम है वो सेम रहता है। तो ये हमने एक लॉ कंप्लीट किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जांपल लिया वाटर। वाटर को हम किसी सोर्स से ऑब्टेन कर लें। वाटर में हमेशा दो ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इन दोनों एलिमेंट की जो रेशो है मास के अकॉर्डिंग, यहाँ H2 है और 16 है, रेशो कितनी आएगी? 1:8।
वाटर को हम किसी सोर्स से ऑब्टेन कर लें, अगर वो प्योर है तो उसमें हमेशा दो ही एलिमेंट्स होंगे और इन दोनों एलिमेंट्स के मास की रेशो हमेशा फिक्स होगी। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये? ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन ए फिक्स रेशो बाई मास। एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं इसका, जैसे CO2 है, उसको प्रिपेयर करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं। एक मेथड लिया हमने, अगर हम लाइमस्टोन को हीट कर दें तो CO2 बन जाएगी। अगर हम लाइमस्टोन में ऐड कर दें सल्फ्यूरिक एसिड तो भी इसमें CO2 गैस बनेगी। इससे कंबाइन करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। हम सब CO2 की बात कर रहे हैं। तो CO2 को प्रिपेयर करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं। हम किसी मेथड से प्रिपेयर कर लें, कार्बन को बर्न करेंगे तो भी CO2 आएगा, जो भी मेथड ले। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा दो ही एलिमेंट होंगे, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, और इन दोनों की रेशो हमेशा फिक्स होगी। कितनी? 3:8। तो ये लॉ कहता है कि एक कंपाउंड के अंदर हमेशा एक जैसे एलिमेंट होते हैं और उन एलिमेंट्स के मास की रेशो हमेशा फिक्स होती है। तो ये हमने कंप्लीट किया सेकंड लॉ। थर्ड लॉ स्टार्ट करते हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ कहता है कि दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वो बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इन दो कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, जैसे यहाँ कार्बन का मास है दोनों केस में 12, ऑक्सीजन का मास यहाँ पर है 16, एक एटम है, इसमें दो एटम है तो यहाँ पर है 32। दोबारा से बताता हूँ ला क्या कहता है ये। दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे, उसमें एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास, यहां डिफरेंट है, कंबाइन करेंगे तो उन मासेज की रेशो आपस में हमेशा एक सिंपल रेशो में आएगी। जैसे यहां पर 16 और 32 ये मासेज हैं तो रेशो आई 1:2। ला क्या कहता है ये? इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, दो एलिमेंट हैं कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, देन मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट की मास दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन ए सिंपल रेशो। ये मास आपस में सिंपल रेशो में आएंगे। तो ये हमने थर्ड लॉ कंप्लीट किया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक्सप्लेन करने के लिए हमने तीन एलिमेंट लिए, तीन एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसको हमने इनके कंपाउंड लिखे, हमने कार्बन हाइड्रोजन ने कंबाइन किया तो मीथेन बनाया, HO ने कंबाइन किया तो वाटर बनाया, CO ने कंबाइन किया तो CO2 बनाया। इनको हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ABC कहते हैं। अब हम पहले निकालेंगे
कि ए और बी सेपरेटली जब इस सी के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं तो उनके मास की रेशो क्या आती है। इन मीथेन, मीथेन कब बना, जब कार्बन ने हाइड्रोजन से कंबाइन किया। तो मीथेन में कार्बन का मास 4 है, सॉरी 1 है, 12 है, H का 4 है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद, यहां मैंने मास को ग्राम में लिख दिया, कंबाइन विद कार्बन कितना 12 ग्राम। ए कितने के साथ कंबाइन करेगा 12/4 3 ग्राम। इसी तरह से इन वाटर, वाटर में हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन 16 ग्राम। 1 ग्राम किससे कंबाइन करेगा 16/2 8 ग्राम। फिर हम निकालते हैं वो रेशो जिसमें ए और बी ने आपस में कंबाइन किया। ए बी ने कंबाइन करके कंपाउंड बनाया हुआ है CO2। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो निकालेंगे तो ये आएगा, कार्बन का मास है 12, O का है 32, तो ये आया 3:8। अब इस लॉ को हम डिफाइन करेंगे तो एक बार इस डायग्राम से समझें। ये लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट, यहां हमने लिया A एंड B, when two elements A and B combine separately, अलग अलग से, with fixed mass of third element C। तो यहां फिक्स मास किसका किया हमने, हाइड्रोजन का। कितना फिक्स किया 1 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ C कंबाइन करता है 3 और O कंबाइन करता है 8। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कितना है 3:8। ये रेशो कब है, जब ये दो एलिमेंट इसके फिक्स मास से अलग अलग कंबाइन करते हैं। फिर हमने रेशो निकाला किसका, जब ये ए और बी आपस में कंबाइन करते हैं। तो इन दोनों मासेस की रेशो या तो सेम होगी या एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल होगा। तो यहां हम देख सकते हैं ये दोनों रेशो सेम हैं। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक बार डिफाइन करता हूं, द रेशो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of third element C, ये रेशो is either same or some simple multiple of the ratio of the masses in which they combine with each other। एक ये रेशो है, तो ये दोनों रेशो या तो सेम आएंगी या एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल होंगे। तो ये हमने कंप्लीट किया फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेल-लुसाक ने ऑब्जर्व किया कि जब गैसेज कंबाइन करती हैं, जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, हाइड्रोजन कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ तो ये बनाता है HCl गैस। यहां हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है, क्लोरीन का भी एक वॉल्यूम है और HCl का वॉल्यूम है। गेल-लुसाक ने ऑब्जर्व किया कि जब टेम्परेचर प्रेशर की एक जैसी कंडीशन है, सिमिलर कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस में गैसेज हमेशा एक सिंपल रेशो में कंबाइन करती है। जैसे यहां हम देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने कंबाइन किस में किया 1:1 में। तो गैसेज के कॉम्बिनेशन की रेशो हमेशा सिंपल होगी और वो प्रोडक्ट के साथ भी सिंपल होती है। तो ये है गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो आज हमने ये कंप्लीट किया है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।